नमस्कार। अनअकैडमी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और आज के डेली करंट अफेयर्स सीरीज के इस सत्र में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे जो हर समाचार पत्र में आया है। और वो टॉपिक है डीलिमिटेशन, यानी कि हम बात कर रहे हैं किसकी, परिसीमन की, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डीलिमिटेशन। तो आप देखोगे इसको लेकर के न्यूज आया कि जो साउदर्न स्टेट है, यानी कि जो दक्षिण भारत के राज्य हैं, उनका ये कहना है कि अगर डीलिमिटेशन हुआ तो लोकसभा में उनको जो है नुकसान होने वाला है। तो ये पूरा का पूरा मैटर क्या है, आखिर ये डीलिमिटेशन होता क्या है, कैसे होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो इशू है इसको लेकर के उसे हमें आज के टॉपिक में डिटेल में डिस्कशन करना है। तो शुरू करते हैं आज के सत्र को। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। तो आप देखोगे हेडिंग क्या है, वाई साउदर्न स्टेट आर नर्वस अबाउट डीलिमिटेशन। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर ये डिलिमिटेशन यानी कि जो परिसीमन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, परिसीमन क्या है। वैसे आज ही क्लास में हमने इसको लेकर के डिस्कशन भी किया है। तो आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में जो लोकसभा है और जो विधानसभा यानी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसमें सीटों का बंटवारा कैसे हुआ, पॉपुलेशन के आधार पर। यानी कि जिस स्टेट का जितना पॉपुलेशन उसके हिसाब से उसके सीटों का हम क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं, उसको उतनी सीटें हम देते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि जो लोकसभा की सीटें हैं, जैसे यूपी में 80 है ना, बाकी स्टेट्स में उससे कम, तो ये किस बेसिस पर है, पॉपुलेशन के बेसिस पर है। अब डीलिमिटेशन का मतलब क्या है, डीलिमिटेशन का मतलब होता है कि आप देखोगे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये साफ साफ बात कहा गया है कि जब भी जनगणना होगी यानी कि सेंसस होगा, उसके आधार पर क्या किया जाए, जो विधानसभा की सीटें यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीटें हैं और जो लोकसभा की सीटें हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, रीएडजस्ट करेंगे। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो उसके हिसाब से हमारी लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी और विधानसभा की सीटें बढ़ेंगी। तो आप देखोगे डीलिमिटेशन का मतलब क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग द नंबर ऑफ सीट एंड बाउंड्री ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी इन ईच स्टेट फॉर द लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो मैं कह रहा था कि हर सेंसस के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है कि हम क्या करेंगे, जो लोकसभा और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उनके सीटों को हम रीएडजस्ट करेंगे। तो ये बात आपको सबसे इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान में रखनी है। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि जब हम डीलिमिटेशन की बात करते हैं तो सिर्फ नंबर ऑफ सीट को इंक्रीज करना और डिक्रीज करना सिर्फ यही नहीं होता, बल्कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके एरिया को भी हम क्या कर सकते हैं, उसके बाउंड्री को भी हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारा जो लोकसभा है और जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें एससी और एसटी के लिए हम क्या करते हैं, सीटों को रिजर्व करते हैं। तो मान लीजिए अगर हमारे देश में 10 साल के बाद अगर एससी और एसटी की आबादी बढ़ेगी तो जितनी सीटें आज हम लोकसभा में एससी एसटी के लिए क्या कर रहे थे, रिजर्व कर रहे थे, उन सीटों को हमको बढ़ाना होगा। अगर एससी और एसटी की आबादी किसी स्टेट में घटेगी तो किसी स्टेट में जितनी सीटें हम रिजर्व कर रहे थे किसके लिए, एससी एसटी के लिए, उसमें हमको क्या करना होगा, डिक्रीमेंट करना होगा, उसको घटाना होगा। तो डीलिमिटेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो लोकसभा और जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा है उसकी सीटों को जनसंख्या में वृद्धि या फिर कमी के आधार पर क्या करते हैं, रीएडजस्ट करते हैं। तो नंबर ऑफ सीट भी बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनकी बाउंड्री को भी इसमें क्या किया जाता है, चेंज किया जा सकता है। और एससी एसटी के लिए जो आप सीटें रिजर्व करते हैं उसमें भी बढ़ोतरी हो सकती है या फिर कमी हो सकता है। और इस होल प्रोसेस को नाम दिया गया क्या, डीलिमिटेशन का, यानी कि परिसीमन का। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि आखिर ये डीलिमिटेशन होता क्या है। अब जैसे कि मैंने बोला कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी जो संविधान है, वो इसको लेकर के बाध्यता बनाती है, इसकी बात करती है। तो आप देखोगे आखिर वो कौन सा आर्टिकल है जो डीलिमिटेशन की बात करता है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है आर्टिकल 82 फॉर दी लोकसभा। और आपका जो आर्टिकल 170 वो किसके लिए है, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 82 एंड आर्टिकल 170 डीलिमिटेशन प्रोसेस को लेकर के बातें करता है, जो साफ साफ कहता है कि क्या,
कि द लोकसभा एंड द नंबर ऑफ सीट इन द लोकसभा एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज द डिवीजन इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी शैल बी री-एडजस्टेड आफ्टर ईच सेंसस। यानी कि हर जनगणना के बाद हमें क्या करना होगा, जो लोकसभा और विधानसभा की सीटें हैं उसको री-एडजस्ट करना होगा, जो हम लोग अभी बात कर रहे थे। तो आपको ये आर्टिकल भी याद रखना है। आर्टिकल कौन सा है? 82 एंड 170। 174 लेजिस्लेटिव असेंबली एंड आर्टिकल 82 फॉर व्हाट? लोकसभा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में कभी भी छोटे क्वेश्चन में इसको पूछा जा सकता है। तो हमें तो ये समझ में आ गया कि आखिर डिलिमिटेशन होता क्या है। अब डिलिमिटेशन होता कैसे है? डिलिमिटेशन को करने के लिए क्या होता है कि जो हमारी संसद है वो क्या करेगी? डिलिमिटेशन कमीशन का गठन करती है। डिलिमिटेशन कमीशन को बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे कि जो डिलिमिटेशन प्रोसेस है उसको करने के लिए आप देखोगे डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है, सेटअप बाय द अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो हर सेंसस के बाद आप देखोगे कि पार्लियामेंट एक डिलिमिटेशन एक्ट पास करती है, और डिलिमिटेशन एक्ट पास करके क्या बनाया जाता है? डिलिमिटेशन कमीशन। और उस कमीशन के द्वारा जो है क्या सीटों को बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, कहां बढ़ाना है, इन सभी को लेकर के अपना जो ऑर्डर है वो पास किया जाता है। तो डिलिमिटेशन जो प्रोसेस है उसको करने के लिए क्या बनाते हैं हम लोग? डिलिमिटेशन कमीशन। मैं अभी कमीशन के मेंबर्स के बारे में बात नहीं कर रहा, क्योंकि हमें एक बड़े इशू के ऊपर बात करनी है। जो हमारा वीकली करंट अफेयर्स का हमारा सेशन होता है उसमें मैं आपको डिलिमिटेशन कमीशन के जो मेंबर कौन कौन होते हैं उसको लेकर के मैं डिस्कशन कर लूंगा। आज के इस सीरीज में हम लोग बस क्या करेंगे कि डिलिमिटेशन प्रोसेस को लेकर के जो इशू है उस पर हम लोग क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं। तो आपको लेकिन ये ध्यान में रखना है कि क्या है, जैसे यहाँ पर पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा क्या होता है, एक डिलिमिटेशन कमीशन का हम लोग क्या करते हैं? गठन करते हैं, जो कि क्या करता है? डिलिमिटेशन प्रोसेस को पूरा करता है। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि अभी तक जो हमारे लोकसभा है और जो हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी सीटों को हम लोग डिलिमिटेशन प्रोसेस के जरिए 3 बार बढ़ा चुके हैं। एक तो आज़ादी के बाद आप देखोगे 1951 का जो सेंसस हुआ, यानी कि जो जनगणना हुई, उसके आधार पर हमने क्या किया? जो हमारी पहली लोकसभा थी उसकी सीटों को हमने निर्धारित किया, वो सीटें निर्धारित की हमने। विधानसभा की सीटों को निर्धारित किया गया। उसके बाद आप देखोगे 1961 में जो जनगणना हुई, सेंसस हुआ, उसके आधार पर फिर लोकसभा की सीटों को क्या किया गया? बढ़ाया गया। और फिर 1971 में जो सेंसस हुआ, जनगणना हुई, उसके आधार पर आप देखोगे कि लोकसभा की सीटों को हमने आखिरी बार क्या किया? बढ़ाया। आप सभी जानते हैं कि लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 543। तो ये जो है आप देखोगे किसके आधार पर है? 1971 में जो हमारी पॉपुलेशन थी उसके आधार पर आप देखोगे लोकसभा की सीट कितनी फिक्स की गई है? 543। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है कि अभी तक 3 सेंसस के जरिए क्या किया गया है? जो भी सेंसस हुआ उसके जरिए हमने लोकसभा की और विधानसभा की सीटों को एडजस्ट किया है, रीएडजस्ट किया है ना। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है, जैसा कि मैंने कहा कि जब जब हमारा क्या होगा? सेंसस होगा, जनगणना होगी, उसके आधार पर हम क्या करेंगे? रीएडजस्टमेंट करेंगे। कहां पर? हमारी लोकसभा की सीटों को और लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटों को। उद्देश्य अगर आप पूछोगे डिलिमिटेशन का क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है कि इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है कि जो भी चेंजेस हमारे पॉपुलेशन में दिखते हैं वो चेंजेस रिफ्लेक्ट होने चाहिए हमारी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी में। हमारी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी कौन है? हमारी संसद यानी कि पार्लियामेंट। और अगर हम स्टेट की बात करें तो क्या? विधानसभा। डायरेक्ट इलेक्शन कहाँ होता है? विधानसभा में और लोकसभा में। तो कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए हमारी आबादी में अगर एससी और एसटी की आबादी में इंक्रीमेंट हुआ है, ऑब्वियसली अगर आबादी ज़्यादा होगी तो नंबर ऑफ सीट जो हम क्या करते हैं एससी एसटी के लिए रिजर्व करते हैं लोकसभा में और विधानसभा में, हमें क्या करना होगा? उसको इंक्रीज करना होगा। मान लीजिए किसी स्टेट की आबादी बढ़ रही है और उस स्टेट को हमने 40 सीट दिया है लोकसभा में, ऑब्वियसली अगर उसकी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा में क्या करना होगा? बढ़ाना होगा। ऑब्वियसली उसका जो लेजिस्लेटिव असेंबली में रिप्रेजेंटेशन है क्या करना होगा? बढ़ाना होगा। तो कहने का मतलब ये है
कि इस पूरे प्रोसेस का मकसद ये है कि जो भी चेंजेस हमारे पॉपुलेशन में दिखते हैं, जो भी चेंजेस हमारे पॉपुलेशन में हो रहे हैं, वो रिफ्लेक्ट होने चाहिए हमारे रिप्रेजेंटेटिव बॉडी यानी कि लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली में। ये इसका मेन पर्पस है ना, ताकि हम सभी के हितों की क्या कर सके, रक्षा कर सकें। और आप देखोगे, मैंने आप यहाँ पर आपको एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कि अगर आप देखोगे हमारी जो फर्स्ट लोकसभा थी उसमें जो सीटें थी वो कितनी थी, 494। तो उस समय भारत की जनसंख्या कितनी होती थी, 36.1 करोड़। और आप देखोगे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहता है कि हम इस तरीके से लोकसभा की सीटों का बंटवारा करेंगे स्टेट के बीच में, हम इस तरीके से देश में कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाएंगे कि जो पॉपुलेशन और जो नंबर ऑफ लोकसभा की सीटें हैं उसका अगर आप रेशियो निकालोगे तो हर स्टेट के लिए वो क्या होगा, इक्वल, हर स्टेट के लिए क्या होगा, बराबर। इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए हमारा 1951 में पॉपुलेशन कितना था, 36.1, लेकिन हर स्टेट का पॉपुलेशन क्या है, अलग अलग है, हर स्टेट का पॉपुलेशन क्या है, अलग अलग है। लेकिन जब हम ये डिसाइड करेंगे कि किस स्टेट को कितना लोकसभा का सीट मिलेगा तो पॉपुलेशन वाइज होगा। लेकिन जब रेशियो हम निकालेंगे उस स्टेट के पॉपुलेशन और उस स्टेट का जो नंबर ऑफ सीट है लोकसभा में, तो जो रेशियो है वो दूसरे स्टेट का पॉपुलेशन और उसके लोकसभा की सीट के लगभग क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर यूपी में 80 सीट है तो यूपी का जो पॉपुलेशन है और जो उसकी 80 सीटें हैं, और मान लीजिए अगर बिहार में 40 सीट है तो बिहार का पॉपुलेशन और उसकी जो एमपी की सीट है, अगर हम उसका रेशियो निकालेंगे तो वो लगभग क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इसी आधार पर हम क्या करते हैं, जो हमारे लोकसभा की सीटें हैं उसका हम क्या करते हैं, बंटवारा करते हैं। जैसे तो 1951 में आप देखोगे 36.1 करोड़ हमारी जनसंख्या थी, और एवरेज अगर आप देखोगे पॉपुलेशन पर जो हमने सीटें फिक्स की वो कितना था, 7.3 लाख। यानी कि हर 7.3 लाख आबादी पर हमने क्या किया, हर स्टेट में एक सीटें जो हैं दी, एक सीट हमने क्या किया, दिया। इसका मतलब ये होता है। उसी तरीके से आप देखोगे 1961 में हमारी आबादी कितनी थी, 43.9 करोड़, और जब हमने क्या किया, सीटों को रीएडजस्ट किया तो आप एवरेज कितना निकला, 8.4 लाख। इसका मतलब क्या होता है, हर 8.4 लाख पर एक सीट हमने क्या दी, लोकसभा की सीट हर स्टेट को दी। तो हर स्टेट में जितनी भी आबादी रही होगी, प्रति 8.4 लाख पर हमने क्या किया, एक सीट उस स्टेट को दिया। और 1971 में जब आप देखोगे हमारा जो जनगणना का डेटा आया उसमें हमारी जनसंख्या कितनी थी, 54.8 करोड़। तो आप देखोगे उस समय जो सीटें कितनी फिक्स की गई, 543, और 543 का जो एवरेज अगर आप निकालोगे, एवरेज पॉपुलेशन वो कितना निकलता है, 10.1 लाख। मतलब कि हर स्टेट में 10 लाख 1 आबादी पर, 10 लाख की आबादी पर हमने क्या किया, एक सीट देने का काम किया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं रीएडजस्टमेंट ऑफ सीट, और कोशिश करते हैं कि हर स्टेट का जो पॉपुलेशन है और जो एमपी की सीट है उसका रेशियो जो है वो क्या हो, पूरे देश में लगभग क्या हो, अप्रोक्सीमेटली क्या हो, इक्वल हो। तो आपको ये सारी बातें समझ में आनी चाहिए। तो आप देखोगे कि जो भी पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट हुआ उसके हिसाब से हमने क्या किया, सीटों को रीएडजस्ट किया, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डिलिमिटेशन प्रोसेस। अब सवाल ये उठता है कि सर हम लोगों ने 1971 के बाद क्यों नहीं किया। तो आप देखोगे कि 1971 के बाद हमने क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें क्या करना पड़ा, अपनी लोकसभा की सीटें और विधानसभा की सीटों को फ्रीज करना पड़ा। क्यों करना पड़ा, पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स को बढ़ावा देने के लिए। हो क्या रहा था, आप देखोगे कि हमारी आज़ादी के बाद 50s के बाद से आप देखोगे कि बहुत ही तेजी से हमारा पॉपुलेशन क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, और हमें क्या करना था, पॉपुलेशन कंट्रोल करना था। पॉपुलेशन कंट्रोल को करने के लिए हमें नागरिकों के बीच में क्या फैलानी होती है, जागरूकता, ताकि वो समझ सके कि हाँ पॉपुलेशन अगर कंट्रोल होता है, अगर फैमिली छोटी होती है तो उसके फायदे आपको क्या होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट भी इसी तरीके के क्या कर रही थी, कदम उठा रही थी, मेजर्स उठा रही थी, जिससे कि उनके स्टेट में क्या हो, पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है उसको हम कम कर सकें।
लेकिन दिक्कत यह है कि हमारे देश में जो पॉपुलेशन कंट्रोल के मामले में आप देखोगे हर स्टेट में अनइवन कंडीशन है। मतलब जो साउदर्न मोस्ट स्टेट थे, मतलब जो साउदर्न इंडिया के जो स्टेट थे, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, केरल है ना, आंध्र प्रदेश है, वहां पर आप देखोगे जो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए उठाए गए कदम थे वो कारगर साबित हो रहे थे। उन स्टेट में जो पॉपुलेशन ग्रोथ की रफ्तार थी वो क्या हो रही थी, कम हो रही थी। जबकि जो हमारा नॉर्थ इंडिया है उसमें आप देखोगे यूपी है, बिहार है, राजस्थान है, एमपी है, जो ये जो नॉर्थ इंडिया के कोर नॉर्थ इंडिया के स्टेट है उसमें क्या देखने को मिल रहा था कि वहां पर जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है वो अभी भी क्या है, हाई है। तो साउदर्न जो दक्षिण भारतीय राज्य थे, जो साउदर्न स्टेट थे, उन्होंने क्या किया, इस पर आपत्ति जताई कि हम जनसंख्या को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि नॉर्थ इंडिया में उतने प्रयास नहीं हो रहे हैं। लेकिन इससे नुकसान क्या हो रहा है कि अगर आप देखोगे 1981 में जब क्या होता, सेंसस होता, और उसके हिसाब से जब हम लोकसभा की सीटों को रीएडजस्ट करते हैं तो साउदर्न स्टेट्स को क्या होने वाला था, नुकसान, क्योंकि वहां पर जनसंख्या कम हो रही है और नॉर्थ इंडिया में जनसंख्या बढ़ रही है। तो उन्होंने इस बात को लेकर के आपत्ति जताई कि हम पॉपुलेशन कंट्रोल को करने का काम कर रहे हैं, लेकिन नुकसान कहां उठाना पड़ रहा है हमें, नंबर ऑफ सीट इन लोकसभा। तो लोकसभा में हमारा नंबर ऑफ सीट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे कि जो साउदर्न स्टेट है यानी कि जो दक्षिण भारत के राज्य हैं उनका जो सरकार बनाने में उनकी जो भूमिका होती है, केंद्र में सरकार बनाने में जो उनकी भूमिका होती है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। और इसी को लेकर के आप देखोगे जो साउदर्न स्टेट थे, दक्षिण भारतीय राज्य थे, उन्होंने इस पर आपत्ति जताई। और उनकी आपत्ति को देखते हुए आप देखोगे कि 42 अमेंडमेंट ऑफ 1976 जो 42वां संविधान संशोधन था उसके जरिए क्या किया गया, जो लोकसभा और विधानसभा की जो सीटें थी उसको हमने क्या कर दिया, फ्रोज कर दिया, फिक्स कर दिया। कब तक के लिए, ईयर 2000 तक के लिए। और कहा गया कि जो 543 सीट जो चुन करके लोग आते हैं यही सीट क्या होगी, फिक्स रहेगी सन 2000 के लिए, यानी कि ईयर 2000 के लिए। फिर आगे चल करके जब ये अमेंडमेंट का टाइम खत्म हो गया तो हमने क्या किया, फिर से 84th अमेंडमेंट किया। बहुत आसान है याद रखना, 42 का डबल कर दो कितना हो गया, 84th, यानी कि 84th अमेंडमेंट ऑफ 2001, उसके जरिए हमने क्या किया, ये जो हमने सीटों को फ्रोज किया था, फिक्स किया था, उसे नेक्स्ट 25 ईयर के लिए इंक्रीज कर दिया। यानी कि अभी जो है आप देखोगे 2026 तक जो लोकसभा और विधानसभा की सीटें हैं 1971 के पॉपुलेशन पर क्या की गई हैं, फिक्स की गई हैं। यानी कि हमारा जो लोकसभा है वो अभी भी क्या है, 543, जो कि किसके पॉपुलेशन पर है, 1971 में जो हमारा पॉपुलेशन है उसके आधार पर क्या किया गया है, निर्धारित किया गया है। और वही अभी आप देखोगे 2026 तक क्या है, चलेगा। यानी कि 1971 के बाद ना तो 1981 में, ना ही 1991 में, ना ही 2011 में आप देखोगे क्या हुआ, कोई भी लोकसभा की सीटों में हमने बढ़ोतरी की या फिर कमी की, है ना। रीजन क्या है, ये 2 अमेंडमेंट। आप देखोगे 2002 में हमने क्या किया था, जो 2001 का सेंसस था उसके आधार पर हमने क्या किया, सीटें तो फिक्स रखी, बस हमने क्या किया, जो SC ST का जो सीट था उसमें हमने इंक्रीमेंट किया, क्योंकि बात ये उठ रही थी कि 1971 के बाद लगातार जो SC ST कम्युनिटी है उसकी आबादी बढ़ रही है, लेकिन लोकसभा में और विधानसभाओं में उनके लिए सीटें हम लोग क्या करते हैं, रिजर्व करते हैं, वो उतनी की उतनी फिक्स हैं, जिससे उनका रिप्रेजेंटेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या किया, एक डिलिमिटेशन किया 2002 में, और वहां पर सिर्फ क्या किया गया था, सीटें फिक्स थी, बस हमने क्या किया, SC ST की जो आबादी की जो आरक्षण है, जो सीटें आरक्षित करती थी उसको हमने क्या किया, रीएडजस्ट किया, ठीक है ना, ये चीजें। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखेंगे कि लास्ट जो है 2001 के सेंसस पर हमने क्या किया था, बस, है ना, विदाउट चेंजिंग द नंबर ऑफ सीट हमने क्या किया था, SC ST की जो आबादी के आधार पर जो उनको आरक्षण दिया जाए उनकी सीटों में हमने क्या किया था, इंक्रीमेंट किया था, लेकिन सीटें, टोटल नंबर ऑफ सीट क्या थी, 543 ही। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम ये समझ चुके हैं कि आखिर ये डिलिमिटेशन होता क्या है, क्यों 1971 के
पॉपुलेशन पर हमने क्या किया, लोकसभा और विधानसभा की सीटों को फिक्स किया, यानी कि पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स को क्या करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए। लेकिन आप देखोगे अभी भी अगर हम देखें तो जो हमारे साउथर्न स्टेट है, यानी कि जो साउथ इंडिया के स्टेट है, वहां पर पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स को, यानी कि जो कदम उठाए गए हैं किसके लिए, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए, को ज्यादा अच्छी तरीके से क्या किया गया है, लागू किया गया है। जबकि नॉर्थ इंडिया में अभी भी कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर आप देखोगे जो जनसंख्या वृद्धि दर है, कमी तो ओवरऑल हर स्टेट में आई है, लेकिन अभी भी अगर हम कंपेयर करें नॉर्थ और साउथ में, तो नॉर्थ के जो स्टेट है उनमें जो जनसंख्या की वृद्धि दर है वो क्या है, काफी ज्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू साउदर्न स्टेट। अब हो क्या रहा है कि 2026 के बाद 84th अमेंडमेंट कब तक रोकता है, फ्रोज करता है लोकसभा की सीटों को 2026 तक, विधानसभा की सीटों को 2026 तक। यानी कि अगर सरकार इसको आगे नहीं बढ़ाती, जो हमने फ्रीज किया है क्या, लोकसभा की सीटें और विधानसभा की सीटें, एक तो सरकार क्या कर सकती है, इस फ्रीज को बढ़ा सकती है नेक्स्ट 20 या 25 ईयर के लिए। अगर सरकार इसको बढ़ाती नहीं है, यानी कि हमको फिर से क्या करना होगा, जो 2026 के बाद जो सेंसस होगा उसके डेटा के आधार पर हमें लोकसभा और विधानसभा की सीटों को रीएडजस्ट करना होगा, रीएडजस्ट करना होगा। और अगर सरकार इसको रीएडजस्ट करती है तो फिर वही होगा, जिस स्टेट में जितना पॉपुलेशन उसके आधार पर उस स्टेट को क्या मिलेगा, लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन, और उसकी विधानसभा का आकार क्या होगा, तय होगा, लेजिस्लेटिव असेंबली का आकार क्या होगा, तय होगा। अब यहां पर आप देखोगे कि जो साउथ इंडिया के स्टेट हैं, खास करके आप देखोगे कुछ दिनों 2 दिन पहले जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने साफ साफ कहा कि 2026 के बाद अगर हम डिलिमिटेशन करेंगे तो तमिलनाडु को जो है 8 सीट का क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। 8 सीट यानी कि किस में, पार्लियामेंट में, मतलब कि लोकसभा में उनकी 8 सीटें क्या हो सकती हैं, कम हो सकती, तो 8 सीटों का उनको क्या हो सकता है, नुकसान। तो उनको डर है कि अगर डिलिमिटेशन होता है तो जो जिसके कारण 1971 के आधार पर फिक्स किया गया था सीटों को, वो अभी भी क्या है, बनी हुई है, और जब डिलिमिटेशन होगा तो साउदर्न जो स्टेट है उनको नुकसान होने वाला है सीटों में। अब आप देखोगे, थोड़ा सा हम लोग रियलिटी चेक करते हैं कि आखिर क्या हो सकता है। देखिए, 2 ही चीज हो सकती है। जैसे मैंने बोला कि 1971 के आधार पर हमने क्या किया है, प्रति 10.1 लाख आबादी पर एक लोकसभा की सीट हमने दी है, किसको, स्टेट्स को। अगर हम इसी रेशियो को लेकर के चलते हैं और हम ये करते हैं कि 543 सीट को हम लोग क्या करेंगे, फिक्स करेंगे। क्या करेंगे कि सीटों में कोई इंक्रीमेंट नहीं होगी, बस हम क्या करेंगे, सीटें हमारी 543 ही रहेगी, हम बस क्या करेंगे, उसको रीएडजस्ट सीटें 543, बस जनसंख्या के आधार पर हम क्या करेंगे, इन 543 सीटों को रीएडजस्ट। तो अगर हम ऐसा करते हैं, फिर भी अगर आप देखोगे तो यूपी में जो है, जहां पर आज 80 लोकसभा की सीटें हैं, वो बढ़कर कितनी हो जाएंगी, 91, यानी कि यूपी को 11 सीटों का क्या होगा, लाभ होगा। आप देखोगे बिहार में 40 सीटें हैं, वहां पर बोला जा रहा है कि उनको 10 सीटों का लाभ होगा, वो बढ़ के कितना हो जाएगा, 50। राजस्थान में 25 सीटें हैं, बढ़कर कितनी हो जाएंगी, 31, 6 सीटों का लाभ होगा। जबकि अगर हम देखते हैं, अगर हम आते हैं कहां पर, साउदर्न इंडिया की तरफ, है ना, तो आप देखोगे ये तमिलनाडु है, वहां पर अभी 39 सीट है। यहां पर यह कहा जा रहा है कि इसी रेशियो पर 543 सीट को हम लोग क्या करते हैं, फिक्स करते हैं और रीएडजस्ट करते हैं सीटों को, तो तमिलनाडु को 8 सीट का क्या हो जाएगा, नुकसान, यानी कि उनकी सीटें हो जाएंगी 31। अगर हम आंध्र और तेलंगाना को मिलाकर के देखें तो उनको भी 8 सीटों का क्या हो रहा है, 8 सीट का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। अभी दोनों को मिलाकर के 42 सीटें हैं, कितनी हो जाएंगी, 34। आप देखोगे यही हाल केरला का है, यही हाल कर्नाटका का है। आप देखोगे कि केरल में भी 8 सीटों का नुकसान होगा और कर्नाटका को 2 सीटों का क्या होने वाला है, नुकसान। इसके अलावा जो छोटे छोटे स्टेट हैं, जैसे पंजाब हुआ, हिमाचल हुआ, उत्तराखंड, उनको भी आप देखोगे कि लगभग एक एक सीट का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो जिन स्टेट्स को नुकसान होगा, जिसमें से अधिकतर आप देखोगे कौन है, या तो छोटे स्टेट हैं, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, या फिर कैसे स्टेट हैं, साउदर्न इंडिया के, वो इसका क्या करेंगे, विरोध करेंगे, क्योंकि
ऑब्वियसली सेंटर में सरकार बनाने में ये जो ऊपर के 4 स्टेट हैं उनका रोल क्या हो जाएगा, काफी अधिक, और बाकी स्टेट का रोल क्या हो जाएगा, काफी कम। तो एक कंडीशन तो ये है कि हम सीटों को क्या रखते हैं 543 और सीटों को क्या कर देते हैं रीएडजस्ट। यहां पर भी नॉर्थ इंडिया के स्टेटों को क्या मिल रहा है, फायदा। दूसरा सिनेरियो क्या है कि हम क्या करते हैं, नया जो है रेशियो क्रिएट कर लेते हैं। मतलब जैसे 10.1 लाख आबादी पर हमने एक सीट दिया, इसको हम बढ़ाते हैं 20 लाख या 25 लाख, कुछ भी हम कर सकते हैं, और उस पर हम लोकसभा की एक सीटें रखते हैं। ऐसा करने पर भी यहां पर यह कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, अगर 10.1 लाख आबादी पर अगर हम आज क्या करें, सीटों का बंटवारा करें, किसमें, यूपी में, बिहार में, तो ये सीटें बढ़ करके हो जाती हैं लगभग डबल के आसपास। 80 से बढ़कर कितना हो जाएगा 143, बिहार का 40 से बढ़कर कितना हो जाएगा 79, राजस्थान का 25 से बढ़कर कितना हो जाएगा 50, है ना। यानी कि हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ सीट जो 543 थी उसको छोड़ देते हैं, हम क्या करते हैं नंबर ऑफ सीट को ही बढ़ा देते हैं, है ना। तो आप देखोगे कि यहां पर भी अगर आप देखोगे तो जो हमारे नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट है उनको लगभग जो आप देखोगे 40 से 50% का क्या हो रहा है, सीधे सीधे फायदा। जबकि जो आप अगर साउथ इंडिया में देखोगे तो उनका फायदा तो है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ इंडियन स्टेट वो काफी कम है। तो कहने का मतलब है कि ओवरऑल साउथ इंडिया के स्टेट को लग रहा है कि उनको जो है लोकसभा में क्या होने वाला है, नुकसान, दोनों कंडीशन में। और इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, डीलिमिटेशन प्रोसेस का विरोध यहां पर कर रहे हैं। तो यहां पर आप देखोगे कि ये पूरा का पूरा क्या है, मामला जो है यहां पर फंस गया है। और जो डिलिमिटेशन 26 के बाद आपको करना होगा या फिर आपको फिर से फिक्स करना होगा सीटों को, इस पर अभी सरकार ने क्लियरिटी नहीं दी है कि वो क्या करने जा रही है। और लेकिन अभी से ही साउथ इंडिया के स्टेट क्या कर रहे हैं, अपने मुद्दों को सामने रख रहे हैं कि उनको लोकसभा में जो है रिप्रेजेंटेशन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और उन्होंने अच्छा काम किया है क्या करने के लिए, हमारे जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल करने को लेकर के, लेकिन इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा कहां पर, लोकसभा की सीटों में कमी के जैसे। तो उनकी लोकसभा की सीटें क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। यही सबसे बड़ा क्या है, कोर इशू है, और इसी को लेकर के जो कंट्रोवर्सी जो है चल रही है। अब हमारी आगे की राह क्या हो सकती है, हम आगे क्या कर सकते हैं। आप देखोगे कुछ यहां पर क्या है, हम अगर ध्यान दें इंटरनेशनल प्रैक्टिस की कि आखिर कुछ जो बड़े देश हैं वो किस तरीके से उन्होंने क्या किया, क्योंकि पॉपुलेशन तो हर देश का बढ़ रहा है, उन्होंने किस तरीके से अपने लोअर हाउस की सीटों को क्या किया है, रीएडजस्ट किया है। अब यहां पर अगर हम एग्जांपल लेते हैं यूएस का, क्योंकि एक फेडरल कंट्री है यूएस, आप देखोगे कि यूएस में जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, जो उसका क्या है, लोअर हाउस, लोअर हाउस, हमारा लोअर हाउस क्या है, लोकसभा, और अमेरिकन जो कांग्रेस है वहां पर लोअर हाउस कौन है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और आप देखोगे कि वहां पर 1913 में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की सीटें फिक्स की गई थी 435। और आज तक आप देखोगे कि उनकी सीटें इतनी ही फिक्स हैं। और आप देखोगे 1911 में जो सेंसस हुआ था यूएस में, उस समय यूएस की जनसंख्या थी 9.4 करोड़। आज जो है यूएस की जनसंख्या 2023 में कितनी है, 33.4 करोड़। लेकिन आप देखोगे तो 9 चौके 36, लगभग 4 गुना क्या है, बढ़ गया। लेकिन आप देखोगे कि यूएस ने क्या किया, 1913 में इस जनसंख्या के आधार पर 9.4 करोड़ के आधार पर जो सीटें फिक्स की थी, किसकी, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की, आज तक उस सीटों को उन्होंने क्या रखा है, फिक्स रखा है। तो आबादी हो गई 4 गुना के बड़ी, लेकिन आज तक उनकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो कि लोअर हाउस है वहां पर सीटें क्या हैं, 435 की 35 ही हैं। तो हम ये कर सकते हैं कि हम क्या करें, फिर से जो 543 सीट है हमारी लोकसभा की, उसको हम क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, मतलब कि फिक्स रखें। और नंबर ऑफ ईयर को हम, भले हमारा जनसंख्या बढ़ते रहे लेकिन कुछ वर्षों के लिए हम क्या करते हैं, इसको फिक्स कर देते हैं। यूएस में क्या होता है कि सीटें फिक्स हैं, बस स्टेट में जो इंक्रीमेंट होता है पॉपुलेशन का, उसके आधार पर हम क्या करते हैं, स्टेट में बंटवारा कर देते हैं, किसका, सीटों का।
तो किसी स्टेट में जनसंख्या बहुत बढ़ रही है तो वहां पर हम क्या कर देते हैं, कुछ सीट ज्यादा दे देते हैं। जो स्टेट में जनसंख्या कम हो रही है उनकी सीट उठा करके कहाँ दे दिया, किसको दे दिया, जिन स्टेट में जनसंख्या बढ़ रही है। एक तो हम ये कर सकते हैं जो कि अमेरिका करता है। दूसरा क्या है, दूसरा एग्जाम्पल किसका, यूरोपीय यूनियन का। अगर आप देखोगे यूरोपीय यूनियन को आप एक संसद की तरह देखोगे तो यूरोपीय यूनियन में जो 27 कंट्री हैं आप देखोगे उनमें 720 मेंबर चुन करके आते हैं इन 27 कंट्री से। लेकिन यूरोपीय यूनियन में क्या किया गया है कि डिग्रेसिव प्रोपोर्शनैलिटी। इसका मतलब क्या होता है, डिग्रेसिव प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब, जैसे मैंने क्या कहा कि हमने 10.1 लाख आबादी पर क्या किया है, एक लोकसभा की सीट फिक्स की। हर स्टेट में ये रेशियो क्या है, एक समान है। हर स्टेट में हर 10.1 लाख आबादी पर हमने क्या किया, एक लोकसभा की सीटें दी। लेकिन यूरोपीय यूनियन में क्या है कि कुछ देश ऐसे हैं जिनकी आबादी बहुत कम है, जिनकी आबादी बहुत कम है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देखोगे डेनमार्क वगैरह है, उनकी आबादी थोड़ी सी कम है, तो वहां पर आप देखोगे कि जो प्रति लाख आबादी पर जो एक सीट उनको दी गई है वो कम है। जैसे मान लीजिए डेनमार्क में 4.5 या 4.6 लाख आबादी पर क्या है, एक सीट उनको दिया गया है। जर्मनी की जनसंख्या क्या है, बहुत बड़ी, लगभग 9 करोड़ के आसपास। तो आप देखोगे जर्मनी में जो है 8 लाख की आबादी पर, लगभग अप्रोक्सीमेटली 8 लाख की आबादी पर क्या देते हैं, उनको एक सीट देते हैं, किसमें, यूरोपीय यूनियन में। तो जितनी बड़ी आबादी वहां पर आप देखोगे जो प्रति पॉपुलेशन हम जो सीट दे रहे हैं वो क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है। तो जैसे हमारा देश है उसमें यूपी है, यूपी की आबादी ज्यादा है, तो वहां पर आप जो लोकसभा की सीटें क्या कीजिए, एडजस्ट कीजिए, तो वहां पर आपका रेशियो हो सकता है, ठीक है, 20 लाख। और जो हमारे छोटे स्टेट हैं जहां पर पॉपुलेशन कम है वहां पर हम इसको लग सकते हैं 10 लाख। इससे क्या होगा कि सीटें बहुत ज्यादा, उसमें नुकसान किसी स्टेट को उठाना नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके का कुछ हम लोग आइडिया है यहाँ पर कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। खैर ये तो आगे की राह है, लेकिन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से समझना है कि आखिर जो साउथर्न स्टेट है वो क्यों डिलिमिटेशन प्रोसेस को यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। और उनकी आशंका ये है कि यहाँ पर क्या हो सकता है कि डिलिमिटेशन होगा तो उनको लोकसभा में नुकसान उठाना पड़ सकता है। और यहाँ पर जो है होम मिनिस्टर का ये कहना है कि जब भी डिलिमिटेशन होगा तो हम ये एश्योर करेंगे कि किसी भी स्टेट को जो है लोकसभा में नुकसान उठाना ना पड़े। तो यही है पूरा का पूरा जो है आप देखोगे प्रोसेस और पूरा का पूरा कंट्रोवर्सी। तो आशा करता हूं कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। काफी डिटेल डिस्कशन मैंने किया है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से समझिएगा। मैंने जो पीडीएफ है उसका जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, आप क्या कर सकते हैं, वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा बात कि हमारी जो न्यू बैचेस शुरू होने वाली हैं बीपीएससी और यूपीएससी की, उसको लेकर के आपको जानकारी लेनी है तो आप पटना सेंटर पर क्या कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सत्र में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।